Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter electrochemistry of class 12th. हाँ जी बेटा, आज जो हमने टॉपिक करना है दैट आर बैटरीज़। ठीक है, बैटरीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बैटरीज़ क्या होती हैं? पहले देखो बेटा, कोई भी बैटरी है जो, ठीक है, या कोई भी सेल की अगर हम बात करें तो वो उसका हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब जिससे हमें क्या मिल सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके, इसके लिए हम बैटरी या सेल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा फिर सेल होगा? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं फॉर आर इलेक्ट्रिसिटी, जो सेल एंड का यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो रिमोट के जो सेल्स होते हैं या जो इन्वर्टर होता है ना, ये क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या फिर ये क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं। हाँ जी बेटा, लेकिन अगर हमने यूज़ करना है किसी भी बैटरी का, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हमने यूज़ करना है किसी भी बैटरी का, तो वो जो बैटरी है वो क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, हल्की होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब साइज़ भी उसका छोटा होना चाहिए। एंड जो उसकी वोल्टेज होगी शुड नॉट वेरी अप्रेशिएबली ड्यूरिंग द यूज़, मतलब जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, ज़्यादा उसकी जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक वोल्टेज ही रहनी चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत है हमें, उसकी वोल्टेज वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो बैटरीज़ हैं बेटा, एक तो प्राइमरी बैटरीज़ एंड एक होती हैं सेकेंडरी बैटरीज़। प्राइमरी बैटरीज़ बेटा हम उनको बोलते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होती हैं, मतलब एक बार ही हम उनका यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बार उनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार अगर वो ख़राब होगी दूसरी बार उसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरीज़ होती हैं उनको रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी बैटरी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्राइमरी बैटरी की एग्जांपल होती है, अगर मान लो हम जो सेल होते हैं, रिमोट के सेल होते हैं या जो क्लॉक में पड़ते हैं, जो वॉचेस में पड़ते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्राइमरी बैटरीज़ होती हैं या प्राइमरी सेल उनको बोलते हैं। एंड जो सेकेंडरी बैटरीज़ होती हैं वो होती हैं बेटा इन्वर्टर को रिचार्ज किया जा सकता है ना, वो रिचार्जेबल हैं। तो जो इन्वर्टर है हमारा, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी बैटरीज़ के बारे में करते हैं। इन दी प्राइमरी बैटरीज़ जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ एक बार ही होगी। ठीक है, जब रिएक्शन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए वो होती है। ठीक है, उसके बाद सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनमें रिएक्शन होना जब बंद हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि सेल क्या हो गए, डेड हो गए, एंड हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल होती है दैट इज़ ड्राई सेल को लेक्लांचे सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में अगर आपको लेक्लांचे सेल आए तब आपने कंफ्यूज नहीं होना। ड्राई सेल जो हमारे रिमोट के सेल्स होते हैं ना, है ना, ये वाले जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, लेक्लांचे सेल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, क्लॉक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये सेल बना किससे होता है बेटा, जो इसकी बाहर की कवरिंग होती है ना, या फिर हम बोल दें कि जो कंटेनर है इस सेल का, वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। ठीक है, एंड जिंक यहाँ पे एनोड का काम करती है, इट मीन जिंक की क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एंड जो जिंक का तो हमारे पास कंटेनर है जो एनोड का काम करेगा, एंड कैथोड का काम कौन करेगा, कैथोड का काम करती है कार्बन की ग्रेफाइट की एक रॉड। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, कार्बन की रॉड है, ये किसका काम करती है, कैथोड का काम करेगी। क्लियर है? अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई, कैथोड भी आ गया, नोड भी आ गया, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा डालेंगे इसमें। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड के बीच में जो स्पेस है वो एक पेस्ट के साथ फिल की हुई होती है। कौन सा पेस्ट प्रेजेंट होता है बेटा इसमें जिंक क्लोराइड का पेस्ट प्रेजेंट होता है एंड अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड का एंड अमोनियम क्लोराइड का एक पेस्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एंड एक चीज़ और बेटा, और क्या चीज़ होती है कि जो ये पेस्ट है ना, इस पेस्ट के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो है MnO2।
ठीक है। MnO2 प्रेजेंट होती है इस पेस्ट के अंदर एक और चीज़, ठीक है, मतलब 3 चीज़ों का पेस्ट हम बोल सकते हैं। एक तो अमोनियम क्लोराइड है, एक जिंक क्लोराइड है, एक मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, एनोड पे तो हो रही है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, है ना। एंड जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो कार्बन खुद रिडक्शन नहीं करता है क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन इज़ नॉट मेटल, है ना। तो हमने तो मेटल्स की बात करनी है, तो यहाँ पे जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, वो अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। एंड जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं जिंक ने वो ले लेगा, ठीक है, ले लेगा। एंड वो जो अमोनियम आयन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द रिएक्शन एट कैथोड, ये बेटा आपको एनोड एंड कैथोड की रिएक्शंस लर्न करनी है, ठीक है। कई बार अगर मान लो ड्राई सेल आ गया, वर्किंग बताओ ड्राई सेल की, तो आप एनोड एंड कैथोड की बात बताओगे कि कैसे इनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। क्लियर है। तो देखो इन दी रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, जो मैंगनीज है ना, ये रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो +3 होगी, ठीक है। जो अमोनिया है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स, जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ना यहाँ पे, वो कम्प्लेक्स बनाएगा जिंक के साथ, जिंक 2 पॉजिटिव, ये वाले जिंक 2 पॉजिटिव आयंस के साथ, ठीक है। क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, इस तरीके से एक उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। तो एक ये चीज़ बेटा आपको याद रखनी है कि जो ये सेल है वो नियरली 1.5 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतनी जो पोटेंशियल है इसका 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया। ये हमारा ड्राई सेल था। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो सेल है दैट इज़ मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल की हम बात करते हैं। मरकरी सेल वो होता है बेटा जो वॉचेस में पड़ता है ना, वॉच गोल गोल होते हैं छोटे छोटे, वॉच में या कैलकुलेटर में जो पड़ता है ना, या फिर जो हियरिंग एड्स होती हैं ना, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए मशीन्स होती है, हियरिंग एड्स होती हैं, उनमें भी यही मरकरी सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, लो करंट डिवाइसेस के लिए ही सूटेबल होता है, जिसको कम करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें जिंक एंड मरकरी एमलगम का यूज़ किया जाता है। एमलगम तो आपको पता ही है ना, मरकरी में अगर किसी मेटल को हम डाल दें वो क्या वो उस मिक्सचर को हम एमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जिंक एंड मरकरी का एमलगम, जिंक का एमलगम होता है, मतलब मरकरी तो ऑब्वियसली होगी अगर हम एमलगम बोल रहे हैं, तो उसमें जिंक प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इसमें मतलब ये चीज़ किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी, क्या, जिंक मरकरी एमलगम। एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, ये किसका काम करते हैं, कैथोड का काम करते हैं इसमें, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एमलगम एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम एनोड का काम करेगा, ठीक है। पेस्ट जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का जो पेस्ट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया जाता है, KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी सेल की रिएक्शंस हैं। एनोड पे क्या होगा, जिंक मरकरी का जो एमलगम है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। अब जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ पे जो जिंक है वो मरकरी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी एनोड एंड कैथोड की रिएक्शंस हैं इन दी मरकरी सेल। ये हमारी मरकरी सेल की डायग्राम बना के दिखाई हुई है, ठीक है। एनोड क्या है एंड कैथोड क्या है, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो ये रही, ठीक है। इसका जो बेटा सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ 1.35 वोल्ट, ये भी आपको याद रखना है कि ये 1.3 वोल्ट होता है एंड हमेशा ये कांस्टेंट रहता है और ड्यूरिंग दी लाइफ, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1.35 वोल्ट ही रहता है,
ठीक है। एज दी ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, बिकॉज किसी भी इस जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है ना, इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंड वोल्टेज भी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है बच्चों। अब आती हैं सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, पहले भी किया। सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज़ कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट, मतलब जब हम इसमें से करंट पास कर देंगे तो क्या होगा, ओपोजिट डायरेक्शन में अगर हम करंट पास कर देंगे तो क्या होगा, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है। देखो पहले मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, अगर हम उस रिएक्शन को क्या करवा दें, रिवर्सिबल करवा दें, तो वो क्या हो जाएगी, जो सेकेंडरी बैटरी है वो चार्ज होने लग जाती है। ठीक है। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स, मतलब जो बहुत अच्छा सेकेंडरी सेल होता है उसमें चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर चार्ज होता है जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब उसमें चार्ज एंड डिस्चार्ज का जो साइकिल है वो काफ़ी टाइम तक क्या है, चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है, वही अच्छी सेकेंडरी सेल की निशानी होती है। ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल का यूज़ करते हैं वो कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में एंड इन्वर्टर्स में। ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लेड एनोड, इसमें क्या होता है, लेड की एनोड होती है। ठीक है। एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रिड होती है, मतलब एक तरह की इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है। मतलब एक लेड की एनोड होगी, कैथोड जो होगी वो एक मतलब मान लो इलेक्ट्रोड बनी होगी ग्रिड की तरह, या हम बोल दें एक कोई स्टिक की तरह, है ना। वो किसकी बनी होती है, लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है ना। एंड इसमें जो सॉल्यूशन डलता है, जो इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, वो कौन सा होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। एनोड हमारे पास क्या है, लेड, जो कैथोड है वो क्या है, लेड डाइऑक्साइड, एंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो 38% सॉल्यूशन होता है। ठीक है। मतलब बाकी जो बचा वो क्या होगा, 62% बाकी क्या होगा, वाटर। क्लियर है। अब सेल की रिएक्शन क्या होगी, जब सेल यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब सेल का यूज़ हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है सेल, उस टाइम पे उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसकी रिएक्शन ये है कि जो लेड है, ठीक है, वो क्या है, सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है, लेड सल्फेट बनाता रहता है। ठीक है। लेड सल्फेट बनता गया एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए, दे दिए। अब जो लेड डाइऑक्साइड है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी क्या बनाएगा, लेड सल्फेट एंड कुछ वाटर बनाएगा। समझ में आया ना। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है कि जो लेड एंड लेड ऑक्साइड है, मतलब कैथोड एंड एनोड दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या बना रहे हैं, लेड सल्फेट बना रहे हैं एंड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ये तो डिस्चार्जिंग हुई, बट जब रिचार्जिंग होती है, जब बैटरी चार्ज होती है, उस टाइम पे क्या होता है बेटा, उस टाइम पे ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ऑन चार्जिंग द बैटरी, जब हमने चार्ज करना है बैटरी को, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। मतलब जो लेड सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, लेड सल्फेट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड एंड कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाएगा। फिर वापस जब रिचार्ज पूरा हो जाएगा तब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड वापस आ गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, दोबारा से लेड एंड लेड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से लेड सल्फेट बन गया, फिर से हम उसकी चार्जिंग करेंगे तो लेड सल्फेट से दोबारा से हमारे पास एनोड एंड कैथोड बन जाएंगी। ये प्रोसेस हमारी क्या है बेटा, चलती रहती है। ठीक है। देन अनदर जो सेकेंडरी हमारी सेल है वो कौन सा है, निकल कैडमियम सेल है।
ठीक है, कौन सा है, निकल कैडमियम सेल है, जिनकी जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज सेल से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो निकल कैडमियम सेल होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है बनाने के लिए भी। अगर बनाने के लिए महंगा है तो बिकता भी महंगा होगा, है ना। वी शैल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वर्किंग द सेल, मतलब हमें इसकी ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बस इसके डिस्चार्जिंग की ओवरऑल रिएक्शन याद कर लेना क्या होती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रीचार्जिंग जब हम इसकी करेंगे तब क्या होगी, इसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है। इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए अगला है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटा, एक तो ड्राई सेल है, मरकरी सेल है, एंड ये जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल प्लांट्स में, ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इतना एफिशिएंट मेथड हम इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, किसकी, फॉसिल फ्यूल्स की, इसका यूज़ किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। मतलब पहले फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, कोल, गैस, ऑयल का, है ना, उनको कंबस्ट करके, उनको जला के, ताकि क्या है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके कि वाटर को किस में कन्वर्ट कर दें, हम स्टीम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, दिस इज़ देन यूज टू रन अ टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर टरबाइन चलती है ना, टरबाइन एक जैसे जनरेटर वगैरह है ना, एक टरबाइन चलती है या चक्की चलती है हम बोल सकते हैं, जिससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। वी नो दैट जो गैल्वेनिक सेल होता है ये डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है ना, मतलब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेथड है, गैल्वेनिक सेल वाला जो मेथड है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू दी थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स को फ्यूल सेल की ज़रूरत है। एक तो फ्यूल सेल जो है ना, वो क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, मतलब वो क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं कभी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनका अगर हम यूज़ करेंगे तो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है वो जो थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कॉन्टीन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। मतलब ये जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं ना, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे सेल बना दें जिनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रोड्स की तरह हम यूज़ करें, है ना, एंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स पे जाके इकट्ठे हो जाएं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट डिपार्टमेंट से, कंपार्टमेंट से क्या कर दें, साथ साथ में निकालते रहें, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। मतलब गैल्वेनिक सेल जो क्या है, जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कंबशन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसका यूज़ किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फिर उन गैल्वेनिक सेल्स को क्या बोला जाता है, फ्यूल सेल्स बोला जाता है, क्लियर है। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, दैट इज़ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज़ किया, वाटर बना, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज़ किया, हमें पता है हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज ये दोनों जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब जो फायर होती है उनको कैच कर लेती हैं, या फिर बर्निंग में हेल्प करती हैं ये दोनों गैसेस, ठीक है, बर्निंग में हेल्प करती हैं ये दोनों गैसेस। अब इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, वाटर बनता है। तो वाटर तो पोल्यूशन नहीं करता ना,
ठीक है, वाटर तो पोल्यूशन नहीं करता है। अगर वाटर पोल्यूशन नहीं करता है इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास पोल्यूशन लेस एक फ्यूल बन गया। ठीक है, दिस सेल वाज यूज टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं ना बेटा, मान लो रॉकेट वगैरह जब जाते हैं उनको क्या है, ऐसी गैसेस की ज़रूरत होती है जो क्या मतलब उनको फ्यूल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन फ्यूल उनको ऐसा चाहिए जो क्या हो, हल्का हो, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या गैल्वेनिक सेल का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सके, पावर भी जनरेट करवा दें, एंड ना तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो एंड ना ही वो ज़्यादा क्या हो, हैवी हो। ठीक है, द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। अब उनको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है ड्रिंकिंग वाटर की। तो ड्रिंकिंग वाटर जब ये फ्यूल वो लेके जाएंगे मान लो, ठीक है, अब फ्यूल सेल लेके गए, अब फ्यूल सेल से जो वाटर वेपर्स बने उनको वो कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब उनको पानी का बाहर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी वहाँ पे बनता जाएगा इनके पास। ठीक है, अब इस सेल में होता क्या है, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू द पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कंसंट्रेटेड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, दो हमने कार्बन की इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, अब क्या है, दो जो साइड्स हैं हमारी, जैसे ये वाली साइड है ये वाली साइड है ना, ये खाली होती हैं। इसमें क्या है, एक साइड हाइड्रोजन डालेंगे एक साइड ऑक्सीजन डालेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली मिक्स नहीं होंगे आपस में। ठीक है, डायरेक्टली मिक्स नहीं होंगे, इनडायरेक्टली मिक्स होंगे। अब जो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डालते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, जो ये कार्बन की प्लेट्स होती है ना बेटा, एनोड एंड कैथोड, ये क्या होती हैं, पोर्स होते हैं। इसमें पोर्स होते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इसमें पास कर जाती है। ठीक है, पास कर जाती है तो इसमें बेटा कैटालिस्ट डाला जाता है ताकि जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए। कौन सा कैटालिस्ट डालते हैं, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम मेटल को बीच में क्या, इलेक्ट्रोड के बीच में क्या इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शंस होनी है वो काफ़ी फास्ट हो जाएं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, एनोड वाली साइड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होंगी, ये दोनों तरह की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस होंगी। ये OH नेगेटिव कहाँ से मिला इसको, OH नेगेटिव कहाँ से मिला, मान लो पहली रिएक्शन एनोड पे हो रही है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आए, वो जो हमारी NaOH है ना, उसमें जो OH नेगेटिव है उसके साथ रिएक्ट किया, वाटर बन गया एंड उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ दूसरी साइड से जब ऑक्सीजन गई उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो फौरी इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन ने यूज़ कर लिया, जो वाटर बना था उसमें से दो वाटर का यूज़ कर लिया। ठीक है, एंड दोबारा से फिर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस बना दिए। ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वापस फिर सोडियम के पास चले गए, फिर से रिएक्शन होती गई। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी ये, ठीक है, मतलब H2 एंड O2 का यूज़ हुआ वाटर बनाने के लिए, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब OH नेगेटिव ने काम तो किया लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में उसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब जितना उसने दिए थे मॉलिक्यूल्स उतने मॉलिक्यूल्स उसने ले भी लिए, OH नेगेटिव जितने दिए थे उतने OH नेगेटिव उसने ले भी लिए ना। ठीक है, तो जो इसको, इस रिएक्शन को मतलब वाटर बन गया कंडेंस करके ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इसमें वो एज़ कंपेयर टू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी थर्मल पावर प्लांट, उनके बिल्कुल क्या होती है, इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, दिस सेल रन्स कॉन्टीन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। सेल उसी टाइम पे क्या है, वर्क करना शुरू कर देता है जिस टाइम पे इसको रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जो फ्यूल सेल्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है एज़ कम्पेयर टू दी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% होती है एंड उनकी क्या होती है, 70% होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एफिशिएंसी।
क्लियर है बेटा। तो देयर हैज़ बिन ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल, बैटर कैटालिस्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। अब यहाँ पे तो 70% एफिशिएंसी है, हम ट्राई कर रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है वो 100% तक पहुँच जाए। इसके लिए काफ़ी डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोड का मटीरियल है ना, उसको एक नई चीज़, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया हो सकता है, अगर हम और कोई इलेक्ट्रोड का यूज़ करें है ना, तो और ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी हो जाए। या फिर मान लो अगर हम बेटर कैटालिस्ट डाल दें या फिर बेटर इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो हो सकता है इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो उस पर अभी वर्क चल रहा है। क्लियर है। दिस हैज़ बिन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। ठीक है, जो फ्यूल सेल्स हैं और पोल्यूशन फ्री होते हैं, तो इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए वर्क चल रहा है कि हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कोरोजन। वट इज़ कोरोजन? कोरोजन क्या होता है, हमें पता है कि स्लोली ईटिंग प्रोसेस होती है ऑफ द मेटल। जो मेटल्स को धीरे धीरे करके खा रही होती है, मेटल्स को ख़राब कर रही होती है, डिस्ट्रॉय कर रही होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, ये क्या है, कोरोजन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे आयरन पे रस्ट लग जाती है ना, सिल्वर में ब्लैकिश हो जाती है ना सिल्वर, तो वो भी क्या है, कोरोजन की ही एग्जांपल है। जो कॉपर की का कलर है वो ग्रीन हो जाता है ना, किस कारण हो जाता है, कोरोजन के कारण हो जाता है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज होता है उसका कलर भी ग्रीन जैसा ही हो जाता है। ये भी क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं बेटा, कोरोजन की एग्जांपल है। ठीक है, इट कॉजेज़ एनॉर्मस डैमेज, मतलब जो बिल्डिंग्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं, शिप्स होते हैं, ये ज़्यादातर मेटल के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको डैमेज हो जाएंगी वो चीज़ें। जैसे आयरन है, मान लो शिप्स है, शिप्स आयरन की बनी हुई है, तो जो शिप्स हैं वो तो हमेशा रहती पानी में ही है ना, एंड पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगी, उसमें तो रस्टिंग हो जाएगी, तो फिर इतनी महंगी शिप्स बनाई हैं वो जल्दी से डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए काफ़ी जो पैसा है ना, वो ख़राब हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोरोजन की वजह से। ठीक है, एक्चुअल में कोरोजन होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि कोरोजन को रोक कैसे सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन के भी बहुत तरीके हैं। ठीक है, पहले ये तो देख लें कि कोरोजन होती कैसे है। एक्चुअली कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल है जिसकी कोरोजन होती है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ कर देती है टू ऑक्सीजन एंड क्या बना लेती है, ऑक्साइड्स बना लेती है। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन की जो कोरोजन है वो किसकी प्रेजेंस से होती है, वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। जो कोरोजन की केमिस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ईजी सी रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, बट इट मे बी कंसीडर्ड असेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, मतलब इसको एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना माना गया है, किसको, कोरोजन को। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शन। क्या है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है मेटल की, जिस स्पॉट पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, उस स्पॉट को हम क्या मान लेंगे, फिर वो क्या है, एनोड है। देखो जो आयरन है ना, आयरन का हमारे पास क्या है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल आयरन का है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जहाँ पे ये रिएक्शन होती है उसको हम एनोड मान के चल पड़ते हैं। ठीक है, एंड हमें पता है कि जो चलो हम देख ही लेंगे हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है फिर आयरन 2 पॉजिटिव टू आयरन पे जाने का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन का वो कितना होता है, -0.44 वोल्ट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0.44 वोल्ट।
ठीक है। अब एनोड तो आ गया। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब एनोडिक स्पॉट पे वो मूव करते हैं एंड कहाँ पे, दूसरे स्पॉट पे चले जाते हैं ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन। फिर क्या करते हैं, दूसरे स्पॉट पे जाके मतलब ऑक्सीजन तक जाके वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, जैसे वाटर में से उसने क्या ले लिए, H पॉजिटिव आयंस ले लिए एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए फ्रॉम दी आयरन। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर तो वाटर में चला ही जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ना उसने तो आयरन से, इसका मतलब ऑक्सीजन की तो रिडक्शन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन की तो रिडक्शन हो गई यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखी हुई है एट कैथोड। ठीक है, अब क्या है, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्लियर है। देन द स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड। जहाँ पे ये रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास, तो आयरन एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, जो हमारा रस्ट है, रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें आयरन क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हमने प्रिवेंशन करना है, अगर हमने इलेक्ट्रोड को बचाना है फ्रॉम दी सॉरी हमारे मेटल को बचाना है फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन या कोरोजन, तो हम कैसे बचा सकते हैं। अब इससे तो हमारा मेटल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है कि हम इसको सही कर सके, कोरोजन को से बचा सके मेटल को। ठीक है, इट नॉट ओनली सेव्स मनी, सिर्फ मनी का सेव नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कोरोजन के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो शिप में जा रहे हैं, शिप में रस्ट हो गई, रस्टिंग के कारण क्या हो गया, शिप टूट जाती है, तो शिप में पानी भर जाएगा, तो क्या एक्सीडेंट होने की का ख़तरा ज़्यादा है ना, तो हम इस एक्सीडेंट से भी क्या है, बचा सकते हैं। जैसे ब्रिजेज हैं, ब्रिजेज अचानक टूट जाएंगे, रस्टिंग के कारण डैमेज हो जाएंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियर है ना, इसीलिए हमें प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ मनी को सेव करने के लिए ही नहीं, एक्सीडेंट्स को, लाइफ को सेव करने के लिए भी। ठीक है, ऑन दी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि हम क्या कर दें, मेटल को कोट कर दें किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, ताकि जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर की कंटेक्ट में ना आ सके। सिंपलेस्ट मेथड है इसका, पेंट कर दो। ठीक है, अगर हम पेंट कर देंगे तो क्या है कि जो हमारा मेटल है वो क्या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बच जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसको एयर या वाटर नहीं मिलेगा मेटल को, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी कोरोजन नहीं होगी। सेकंड मेथड जो इसका है बेटा, दैट इज़ ग्रीस लगा दो, वो भी यही चीज़ है। लेकिन ये जो मेथड्स है ना, ये बहुत मतलब बोल सकते हैं कि टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। ठीक है, पेंट भी उतर सकता है, ग्रीस भी उतर सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या किया जाता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन की जाती है। ठीक है, कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, है ना, इनर्ट मेटल्स होते हैं, जिनके साथ हम उसकी कवरिंग कर देंगे। ठीक है, उनकी कवरिंग कर देंगे, तो अगर हम उनके साथ कवरिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, वो मेटल वो तो रिएक्ट कर ही नहीं सकेंगे एयर एंड एटमॉस्फेयर के साथ, एयर एंड वाटर के साथ, तो फिर क्या है कि उन पे तो रस्टिंग होगी नहीं, एंड वो हमेशा वो कोटिंग से बचा सकता है किसको, आयरन को, या फिर जो हमारे मेटल्स है जिसकी कोरोजन हो जाती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ टू प्रोवाइड अ सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड टू अनदर मेटल। यह एक और तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी मेटल की कवरिंग कर देंगे, जैसे मैग्नीशियम जिंक की, जिसकी जो ऑक्सीडेशन है वो नीचे वाली मेटल से ज़्यादा हो जाएगी। मान लो आयरन है, आयरन की हमने कोटिंग कर दी विद जिंक, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू जिंक, तो अगर कोरोजन होनी है तो जिंक की होगी, आयरन की नहीं होगी। ठीक है, तो इससे भी हम आयरन को बचा सकते हैं या मेटल्स को बचा सकते हैं फ्रॉम दी कोरोजन। क्लियर है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे बेटा दो टॉपिक्स रहते हैं करने वाले, एक तो कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड सेकंड वन इज़ फैराडेज लॉ। तो हम पहले वो कर लेते हैं, फिर हमारा जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके।
हाँ जी बेटा, पहले हम करते हैं फैराडेज लॉ। लेकिन फैराडेज लॉ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो फैराडे होता है, हमने फैराडे की जो वैल्यू की थी, फैरेड की 1 फैरेड की वैल्यू कितनी की थी, 96500। वो किस तरह से आती है 96500, वो देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा किस तरह से आती है ये वैल्यू। देखो चार्ज जो होता है, एक्चुअल में फैराडे मैंने क्या बताया था, क्या होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको ही हम 1 फैराड बोलते हैं। तो वो आया कैसे, देखो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने ये मान के चला है, लेकिन कैसे आया वो देखते हैं। चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, हमें ये तो पता ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, देन अगर हम ये पता कर ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 मोल से, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के, है ना, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। किसी भी बेटा 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो, नंबर ऑफ एटम्स ले लो, वो हमेशा हम एवोगैड्रो नंबर से ही करते हैं। एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 0.6.022 या 23 एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मतलब 1 मोल में। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। वो किसके इक्वल आता है, 96486। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट 96500 ले लेते हैं। तो 1 फैराड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 96500 कूलम के। क्लियर है। इसके बाद बेटा हम करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे ने बेटा 2 लॉज दिए थे, एक तो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था सिंपल, वो क्या बोलता है बेटा कि जो वेट होता है, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर चार्ज। ठीक है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक है, वेट ऑफ एनी सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दैट सबस्टेंस। क्लियर है, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या है, इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे एंड साथ में कांस्टेंट लगा देंगे z। अब बेटा जो z होता है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, एंड जो हमारा क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू I इंटू टी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू I इंटू टी मतलब करंट इंटू टाइम। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी, ये भी पुट कर सकते हैं, है ना। एंड बेटा एक और चीज़ इसमें ऐड कर लो, वो आप साइड पे कॉपी पे लिख के रख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कॉपी पे लिख के रख लेना कि जो Z होता है, Z किसके इक्वल होता है बेटा, Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय F, मतलब 96500। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 96500 ही लिख लो, 96500, ये Z की वैल्यू होती है। अब हम Z की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब W इज इक्वल्स टू Z की वैल्यू पुट कर लो, इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। ये हमारे पास क्या आ गया, W का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला। कई बार इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए, क्या पता कैसे हमारे पास पेपर आ जाए, है ना, बन के। तो एक तो हमारे पास ये है। ठीक है, सेकंड जो हमारा लॉ है, सेकंड लॉ क्या बताता है कि अगर मान लो हमारे पास दो कोई भी सबस्टेंसेस हैं, जैसे मान लो सिल्वर एंड कॉपर, ये हम क्या है, दो सबस्टेंसेस मान के चले। इन दोनों सबस्टेंसेस की अगर हम वेट की रेशो निकालेंगे तो वो रेशो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मतलब अभी हमने वैसे किया ना कि W जो है वो इक्विवेलेंट मास के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो हम अभी हमने जो रिलेशन किया था, है ना, इसके प्रोपोर्शनल हम लिख ही सकते हैं ना। जैसे W इज इक्वल्स टू क्या किया अभी हमने, इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी अपॉन 96500, यही किया ना। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो लिख ही सकते हैं ना। अगर हम इक्विवेलेंट मास इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल वेट भी तो इंक्रीज़ करेगा ना।
क्लियर है। तो WAG इज अपॉन W कॉपर, इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल होगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, सेकंड लॉ जो है फैराडे का वो हमें ये चीज़ बताता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो अगर हम बाकी चीज़ें दोनों को अगर हम एक सेल में मान के चलें, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मान के चलें, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले आप सिल्वर के लिए वैल्यू लिख लो सारी, इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी बाई 96500, वैसे ही कॉपर के लिए लिख लो। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास यही चीज़ रह जाएगी, आई टी 96500, वो तीनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ये ओनली ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर है। अब बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने कर लिया, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हाँ जी बेटा, कंसंट्रेशन सेल्स किसको बोलते हैं, a cell in which both the electrodes are of the same type but the solution of electrolyte in which they dip have different concentration। जो मान लो हम एक तरह से कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही लेके सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगी वो क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी। ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो हमारे पास क्या है बेटा, सेम टाइप की होंगी दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब मान लो दोनों क्या है, कॉपर की बनी हुई हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, बट ओनली उनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होगा, एक में ज़्यादा एक में कम। ठीक है, वही है हमारे पास, दोनों कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ले ली, लेकिन जो हमने सॉल्यूशन लेना है ना, वो सॉल्यूशन मान लो इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा ओनली। ठीक है, एंड दोनों को डिफरेंट कंसंट्रेशन में हमने डिप करके रखा है। ऐसे सेल को फिर हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल, बिकॉज इसमें चेंज किसका है, फ़र्क किसका है, ओनली कंसंट्रेशन का फ़र्क है, बाकी है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से, पहले तो कॉपर एनोड आएगी, फिर एनोडिक सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट है, मान के चल पड़े। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ C1, फिर हम कैथोडिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट C2 डाला, फिर हम क्या डालेंगे, कैथोड लिखेंगे। ठीक है, कॉपर की। ठीक है, अब अगर हम ई सेल की वैल्यू निकालेंगे तो ई सेल किसके इक्वल होगा, RT/2F ln C2/C1। क्यों इसके इक्वल होगा, क्योंकि मान लो E इज इक्वल्स टू ई सेल किसके इक्वल होता है, E0 सेल ना। अब E0 सेल में क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कैथोड भी कॉपर की है, एनोड भी कॉपर की है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ तो इसकी सेम ही आएंगी, चाहे कंसंट्रेशन में फ़र्क है चाहे नहीं, क्योंकि E0 तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो ओनली इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड्स का जो सेल पोटेंशियल है वो तो सेम ही होगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सॉरी, वो तो सेम ही होगा ना बेटा सभी, मतलब अगर हम एक ही मटेरियल की इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो नेगेटिव साइन था RT/NF के नीचे, वो जो नेगेटिव साइन था वो कंपनसेट हो गया इसमें, पहले C1/C2 लिखना था, अब C2/C1 लिख दिया। क्लियर है, तो ये क्या है, ई सेल की वैल्यू आ गई। तो EMF हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, कब, जब C2 ग्रेटर देन C1 है, मतलब ऊपर हमने C2 लेके चले हैं ना ऊपर, इसका क्या मतलब है कि जो C2 है वो ग्रेटर देन होगी C1 से। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन सेल का। क्लियर है बेटा। अब क्या है बेटा, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से कर लेना। ठीक है बेटा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।